वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अभी तक हमने इनकम टैक्स रिटर्न देखा था, उसके बाद से हमने देखा था हम जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद से डिपार्टमेंट का क्या प्रोसेस होता है। डिपार्टमेंट के प्रोसेस के बाद से नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे पास कोई डिमांड निकल के आता है और अगर हम एओ के असेसमेंट से अग्री नहीं करते हैं तो अपील और रिवीजन का क्या प्रोसेस है। सो today we are going to discuss section 246A, appeal before commissioner. So without delay, let's start today class. So section 246A, which is appeal बिफोर कमिश्नर। देखो होता क्या है, डिपार्टमेंट की साइड से जो पहला कम्युनिकेशन आता है हमें आता है असेसिंग ऑफिसर से। बट एओ के किसी भी ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं देन यू हैव द ऑप्शन टू अपील बिफोर सीआईटी अपील। अब सीआईटी अपील में आप कौन कौन से अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के या कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हैं, हमारा पहला पॉइंट उसी से डील करता है। पहला पॉइंट है आपके पास सेक्शन 115 VP 3 सबसेक्शन 3, ये डील करता है आपका टनेज टैक्स स्कीम से। होता क्या है, कुछ शिपिंग कंपनीज होती है जिनके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो रेगुलर रूट को अपना ले या फिर वो टनेज टैक्सेशन स्कीम को अपना ले। तो अगर वो टनेज टैक्सेशन स्कीम को अपनाती हैं तो फिर उनका जो प्रॉफिट है समथिंग लाइक 70 रुपीज़ एंड देन 140 ऐसे करके टैक्सेबल होता है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अगर आपका टनेज टैक्सेशन स्कीम को आपको एओ ने अगर रिजेक्ट कर दिया है तो आप उसके अगेंस्ट सीआईटी अपील में अपील कर सकते हैं। या फिर अगर इनकम टैक्स में कोई अगर आपको ऐसी लायबिलिटी है जो कि आप डिनाई कर रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अगर 143, 1200E1 एंड 206CB1, आपको 143(1) में बताती हूँ, आपको याद होगा कि आपको डील करता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न से, जहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो आपका रिटर्न प्रोसेस करता है। अब जब मैं बोल रही हूँ ये रिटर्न प्रोसेस करता है तो आपको याद आ रहा होगा कि आपके पास एक इंटीमेशन आता है। इस इंटीमेशन में होता क्या है, आपको लिखा जाता है कि हाँ मैंने आपके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर समटाइम्स आपको कुछ प्लस माइनस भी होता है। तो सपोज़ करो इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ जिससे आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं, इनकम टैक्स सीआईटी अपील में जा सकते हैं। एंड द सेम वे 200A1 ये जो आपको दिख रहा है ये आपको डील करता है टीडीएस से एंड ये आपको डील करता है टीसीएस से। तो इनके अगेंस्ट भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ आपकी एडजस्टमेंट हुई है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप इनकम टैक्स सीआईटी अपील में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है 143(3 जो आपको डील करता है स्क्रूटनी असेसमेंट से। आपका स्क्रूटनी असेसमेंट आपके एओ ने किया बट आप एओ के किसी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट सीआईटी अपील में अपील कर सकते हैं। बट अगर आपने डीआरपी वाला रूट अपना लिया है तो फिर आपके पास सीआईटी अपील में जाने का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। आप फिर अब अपना सारा केस डीआरपी के थ्रू ही सेटल करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास 147 आपको ज़्यादा पुरानी क्लास नहीं है, अगर आपने नहीं देखा इनमें से कोई भी ऊपर की जितनी भी चीज़ें थी एक्सेप्ट टनेज टैक्सेशन मैंने आपको क्लास डाल रखी है, तो यू कैन चेक आउट दैट एज वेल। तो 147 की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर इनकम स्कीपिंग असेसमेंट अगर आपका कुछ है और अगर आपका किसी ऑर्डर से आप एओ के ऑर्डर से इनकम स्कीपिंग असेसमेंट के किसी ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं सीआईटी अपील में। बट अगर आपने डीआरपी का रूट चूज़ कर लिया है तो फिर आप सीआईटी अपील में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 92CD सबसेक्शन 3, मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इन अकॉर्डेंस विद द आर्म्स लेंथ प्राइस। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मान लो टोटल इनकम मेरा 20 लाख है। अगर आपको एलपी नहीं समझ में आ रहा है देन वी विल डिस्कस इट इन आवर फॉरेन टैक्सेशन। बट अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम जो भी हमारे पास इनकम आता है उसमें हम कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट करते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस की। मैं बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, फिलहाल मैं इसको सिर्फ एएलपी ही बोलूँगी। तो अगर आपकी एएलपी की कोई एडजस्टमेंट हुई है और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं सीआईटी अपील में। नेक्स्ट है हमारे पास अगर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ है 154 या 155 का। होता क्या है, समटाइम्स मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होते हैं जहाँ पे आप एक एप्लीकेशन मूव करते हैं एओ को कि आपका ये जो लग रहा है कि ये मिस्टेक जो है अपरेंट है रिकॉर्ड से, साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक मिस्टेक हुई आपसे, आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। और अगर वो नहीं करता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं सीआईटी अपील में। नेक्स्ट है एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग द एसएससी एज द एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर एसएससी अगर किसी पर्सन को, सपोज करो अगर आपको एओ ने पकड़ लिया और बोल रहा है कि आप मिस्टर ए जो कि नॉन रेसिडेंट है उसके आप एजेंट है और अगर आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो आप सीआईटी अपील में आ सकते हैं। सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 and 3
assessing income of business prior to succession in the hand of the successor। तो सक्सेसर के हैंड में बिजनेस सक्सेशन होने से पहले की जो बिजनेस इनकम है उसके अगेंस्ट अगर आपको एओ के किसी ऑर्डर के अगर आप खिलाफ हैं तो आप सीआईटी अपील में जा सकते हैं। सेक्शन 171 जो कि रिलेट करता है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ से, अगर उसमें एओ ने कुछ ऐसा ऑर्डर दिया है जिसके आप एग्री नहीं करते हैं तो आप सीआईटी अपील में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 201 डीमिंग ए पर्सन टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट और फेल्यूर टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। तो हमारे पास एच वाला जो पॉइंट था 201 जो कि हमारा बोलता है, अगर आपको याद होगा 201 में हमें ये बोला जाता है कि आप टीडीएस जो है टाइम पे जितना टीडीएस की लायबिलिटी आपकी बनती है वो डिडक्ट कर लीजिए और टाइम पे भी कर दीजिए। बट अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया है तो आपको एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। तो जैसे ही हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मानेंगे और इसके अगेंस्ट आपके पास अगर कोई एओ का ऑर्डर आया है जिससे आप अग्री नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव द ऑप्शन टू अपील बिफोर सीआईटी अपील। एंड सेम वे 206CA जो कि आपको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स से डील करता है कि अगर आपने किसी का टैक्स कलेक्ट किया है तो टाइम पे उसे पे कर देना, नहीं किया तो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। और अगर ऐसा कोई ऑर्डर एओ का आया है जिससे आप डील नहीं कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव ऑप्शन टू अपील टू सीआईटी अपील। और बाकी की ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखो आपको नीचे काफ़ी सारी ना पेनल्टी का सेक्शन पेनल्टी का पॉइंट मिलेगा कि अगर आप इन सेक्शन की पेनल्टी से, ये सारे पेनल्टी के पॉइंट है। एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये सारा का सारा हम आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ लेना, बट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आज हम सिर्फ सीआईटी अपील की ही बात करने वाले हैं, जो भी सीआईटी अपील से रिलेटेड ये भी आपके ऊपर के पॉइंट से ही कवर है। जो भी सीआईटी अपील से रिलेटेड हमारे पास डिस्कशन है हम आज उसको ख़त्म करने वाले हैं। अब मान लो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं कौन कौन से पॉइंट पे सीआईटी अपील पे जा रहा हूँ। मान लो आपके पास एक कोई पॉइंट मिल गया कि मुझे इस पॉइंट पे सीआईटी अपील के पास जाना है, तो अब 249(1) जो है वो 249 सबसेक्शन 1 जो है वो आपको ये बोलता है कि जब आप जाएंगे तो आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ेगा। और फ़ी पे करने के लिए उसने ये कहा है कि अगर वेट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एज कंप्यूटेड बाय द एओ, वो आपके रिटर्न ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जो एसेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को हम देखेंगे कि क्या वो 1 लाख से कम है तो 250 रुपये की फ़ी लगेगी। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है बट 2 लाख से कम है तो 500 रुपये की। और अगर 2 लाख से ज़्यादा है और उस ज़्यादा की उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा और कितने भी तक का हो, देन आपकी 1000 रुपीज़ की। और एनी अदर केस 1 2 3 अबव, जैसे कि टीडीएस टीसीएस वाला जो केस होता है उस केस में आपको 250 रुपीज़ का फ़ी लगेगा। अब आपको पता चल गया, आपने फ़ी पे कर दिया, आप अपील में चले गए। अब हमारे पास है टाइम लिमिट कि आपके पास कितना टाइम लिमिट है कि आप अपील के लिए जा सकते हैं। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास एओ का ऑर्डर आ गया 30 जनवरी 2023 को। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे पता तो चल गया कि मुझे पैसे दे करके जाने हैं, फॉर्म का कुछ पैसा है, बट मेरे पास कितना टाइम लिमिट है जहाँ पे मैं जो है सीआईटी अपील को अपील कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एन अपील टू द कमिश्नर अपील सीआईटी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर विच इज़ अपीलेबल इज़ टू बी प्रेस्क्राइब्ड विद इन 30 डेज़। 30 दिन के अंदर आपको चले जाना है। और 30 डेज़ के बाद से अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 248 डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये सेक्शन 248 मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगी, बट हल्का सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। 248 जो है वो आपका इस बात से डील करता है कि सपोज़ करो, एक्चुअली ये डील करता है कि मान लो कि मिस्टर ए हैं जो कि नॉन रेजिडेंट हैं, उन्होंने आपको कुछ यहाँ पर सर्विसेज दी और आपने जो है उनको उनका पेमेंट किया तो आपने टैक्स डिडक्ट किया। आपने जो टैक्स डिडक्ट किया वो टीडीएस का पेमेंट आपने अपने पैकेट से दिया है गवर्नमेंट को। उस पर जो टीडीएस लायबिलिटी थी, मान लो 100 रुपीज़ उनको पे करना था, तो आइडियली देखिए अगर 10% है तो 10 रुपीज़ डिडक्ट करके आपको 90 रुपीज़ देना चाहिए था। बट एग्रीमेंट कुछ ऐसा था कि आपको टीडीएस का जो पेमेंट है आपको अपने पॉकेट से करना पड़ेगा, तो आपका टोटल एक्सपेंस 110 हो गया। तो आपको अगर ये 10 रुपये पे करना पड़ा और आपको ऐसा लगा कि ये पेमेंट जो है ये एक्सेस पेमेंट चली गई है या ये पेमेंट नहीं जानी चाहिए थी, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, ये सिचुएशन सेक्शन 248 डील करता है। तो अगर 248 के इस केस में अगर आप सीआईटी अपील को अपील करना चाहते हैं तो आपके पास डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन आपने पे किया उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है, आपको अपील कर देना है। अगर कोई असेसमेंट या पेनल्टी का ऑर्डर है तो जिस दिन आपको सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, जिस दिन आपको डिमांड वाला जो नोटिस है वो मिला उसके 30 दिन के अंदर, और एनी अदर केस है तो डेट ऑन विच इंटीमेशन ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड अगेंस्ट इच सर्व। एनी अदर केस का मतलब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मान लो असेसमेंट और पेनल्टी 143(3), 144, 147 ये सब तो यहीं पे कवर हो गए, बट मैं आपको एनी अदर केस
इसमें बोल रही हूँ कि पेनल्टी भी यहीं पे कवर हो गया। जैसे मान लो हमारे पास 143(1) का जो था ये TDS TCS से जो डील करता था, तो उसके लिए ये बोला गया, ये बोला जा रहा है सॉरी, कि जिस दिन अपील जो है इंटीमेशन जो है जिस दिन आपको सर्व हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको अपील कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द CIT अपील में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द अबव सेड पीरियड। CIT अपील के पास ये राइट है कि वो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील को एडमिट कर सकती है अगर उसे ये सेटिस्फाइड हो जाती है कि आपके पास कोई वैलिड रीज़न था, आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब थी या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन थे, आपके पास ऐसा सिचुएशन ही नहीं था कि आप इस 30 दिनों में आके अपील फाइल कर पाते, तो फिर आपको अनजस्टिस ना हो इसलिए वो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकती है। नो अपील शैल बी एडमिटेड अनलेस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, बट कोई भी अपील एडमिट नहीं होगा जब तक कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील अगर आपने रिटर्न फर्निश किया है तो जो भी आपका टैक्स पेबल आ रहा है आपको उस पूरा टैक्स पेबल को पे कर देना है। अगर आपने कोई रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो फिर जो असेसिंग ऑफिसर ने जो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स निकाला है आपको उसको पे कर देना है। प्रोवाइजर टू सेक्शन 249(4) वेयर नो रिटर्न हैज़ बीन फर्निश्ड, इसके लिए प्रोवाइजर बनाया गया है। ये पॉइंट सी गलत है, ये बी के लिए ये प्रोवाइजो है। 249(4) वेयर नो रिटर्न हैज़ बीन फर्निश्ड द CIT अपील ऑन एन एप्लीकेशन बाय द SSC मे exempt फ्रॉम कंडीशन ऑफ पेमेंट एज सेटिस्फाइड इन बी अबव फॉर ए रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मैंने कहा जब रिटर्न फर्निश किया है, एक्चुअली में देखें तो ऊपर वाला केस रियल लाइफ में होता ही नहीं है, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं, तभी आपकी रिटर्न वैलिड रिटर्न होती है, ठीक, सॉरी। बट अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया है और उस केस में अगर आपको असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर आता है जिसमें आपको कुछ पेमेंट करना है टैक्स, तो आइडियली देखें तो आपको जो है टैक्स पे करके अपील करना चाहिए था। बट अगर CIT अपील चाहे तो आपको ये बोल सकता है कि हाँ भाई तुम टैक्स पे मत करो, अभी आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, मुझे आपका केस सुनने दो और तब मैं डिसाइड करूँगा कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन प्रोवाइजर ओके द सेम कॉपी पेस्ट हो गया है दो बार। सेक्शन 240 प्रोसीजर इन अपील। अब मान लो मैंने आपको दो चीज़ें बता दिया, पहला तो ये कि आपको किस किस चीज़ को ले करके अपील में जाना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब आप अपील में जा रहे हैं तो आपको एक मिनिमम अमाउंट चार्ज किया जाता है, फीस चार्ज की जाती है 250 रुपये 500 रुपये। और आपको तीसरी चीज़ ये बता दी कि आपको जाने से पहले जो है अपने सारे टैक्स लायबिलिटी को पे कर देना है, मैंने आपको वो भी बता दिया। अब बताया कि अब आप अपील में चले गए तो अपील कैसे डील होगी, क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर इन अपील। ऑन अकाउंट ऑफ अपील द कमिश्नर शैल फिक्स अ डेट एंड प्लेस फॉर द हियरिंग ऑफ द अपील एंड शैल गिव अ नोटिस ऑफ सेम टू द SSC एंड टू द AO। डेट और प्लेस वो फिक्स करता है CIT अपील, और वो AO को और SSC को दोनों को ही नोटिस देता है कि आपको इस दिन आ जाना है और आके अपनी अपील की सुनवाई करनी है। द एपिलेंट या तो खुद आ सकता है या फिर कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। AO के पास भी ये ऑप्शन होता है कि या वो खुद आए या फिर कोई अपना AR भेज दे। द CIT अपील बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन एन अपील में मेक सच फर्दर इंक्वायरीज एज ए थिंक फिट or direct the AO to make further inquiries and report the result of the same to him. He may also allow the appellant to go into any ground of appeal not okay leave this part leave। ये एक्स्ट्रा लाइन कॉपी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बोला जा रहा है कि CIT अपील के पास जब भी वो ऑर्डर पास करेगा, मान लो उसने डिसाइड कर लिया कि जो भी कंफर्म करना है, सेटिसाइड करना है, जो भी उसने अगर डिसाइड कर लिया, सेटिसाइड तो नहीं होता, कंफर्म होता है, इनहेंस होता है या रिड्यूस होता है। तो अगर उसने कुछ कर लिया कि हाँ ये कंफर्म करता हूँ या फिर ये बढ़ाता हूँ या फिर ये रिड्यूस करता हूँ, तो वो असेसिंग ऑफिसर जो है बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑन एन अपील मेक सच फर्दर इंक्वायरीज। अच्छा, यहाँ पे इंक्वायरी का पॉइंट है कि अपना ऑर्डर पास करने से पहले वो पूरी इंक्वायरी करेगा जो भी उसे ठीक लगे, या फिर वो असेसिंग ऑफिसर को भी डायरेक्ट कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये वाली इंक्वायरी करिए। ही मे ऑल्सो अलाउ द एप्लेंट टू गो इनटू एनी ग्राउंड ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड प्रीवियसली बाय एप्लेंट इफ ए थिंक फिट दैट ओमिशन ऑफ सच ग्राउंड इज अनरीजनेबल। मैंने कहा कि 4 चीज़ों को लेकर के AO और SSC में झगड़ा हो रहा था। अब एक 5वीं चीज़ आई तो वो SSC को ये भी ऑप्शन देगा कि अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लगती है कि पीछे छूट गई है, पीछे की अपील में छूट गई है, तो आप उस पर भी यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील डिस्पोजिंग द अपील शैल बी इन राइटिंग। मैं ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पे बताने लगी थी कि आप जो भी वो ऑर्डर पास करेगा वो राइटिंग में होगा और अपने पूरे पॉइंट्स को वो लिखेगा कि वो जो रिड्यूस कर रहा है
या फिर वो जो इन्हेंस कर रहा है वो उसका बेसिस क्या है, डिसीजन देयर ऑन, डिटर्मिनेशन द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीज़न फॉर द डिसीजन ऑन डिस्पोजल ऑफ द अपील, द CIT अपील मस्ट कम्युनिकेट। इन्हेंस करने की, रिड्यूस करने की रीज़न को वो कम्युनिकेट, रीज़न को लिखेगा अपने ऑर्डर में और साथ में वो कम्युनिकेट करेगा एक ऑर्डर पास करके, किसको किसको, SSC को, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, इतने सारे लोगों को वो कम्युनिकेट भी करेगा। इन एवरी अपील द कमिश्नर अपील, हर एक अपील में CIT अपील के पास वेर इट इज पॉसिबल में hear and decide such appeal within a period of 1 year from the end of the financial year in which such appeal is filed under section 246 से। मान लो कि 22-23 है, अब यहाँ पे हम CIT अपील के पास गए हैं जुलाई 22 में, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस ईयर में आप गए ना उस ईयर के एंड में आ जाइए, एंड में आ जाइए मतलब 31 मार्च 23 को आ जाइए और यहाँ से आप 1 साल का टाइम ले लीजिए, मतलब कि 31 मार्च 24 तक। उसे ये कोई टाइम लिमिट, फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, ये एक रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है कि रिकमेंड किया जा रहा है CIT अपील को कि आप इस 1 साल में अपना ये जो केस है इसको सुलटा लीजिए। सेक्शन 246(6)(b सिंपल सी चीज़ ये बोलता है आपको, ये सेक्शन बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि वो एक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कभी भी इन ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील बाय कमिश्नर CIT अपील सो एज टू इम्पार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द CIT अपील एंड द एपिलेंट इन द कोर्स ऑफ द एपिलेट प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। और आजकल आप देखते भी होंगे, आजकल आपको जाना नहीं पड़ता है, आजकल जो भी होता है आपके अपने पोर्टल पे ही होता है, आप अपना लॉगिन करते हैं और आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे केस में। तो ये गवर्नमेंट का पहले से ही प्लान था कि जो इंटरफेस है, डायरेक्ट इंटरफेस है AO और SSC का, उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने पास पावर लिया। पावर लेने के लिए उसने लॉ में ये लिखा कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कभी भी वो एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है ऑफिशियल गैजेट में, जहाँ पे वो इन चीज़ों को डील करने के लिए, एक एफिशिएंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए या फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए ये सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर सकती है, जिससे कि एलिमिनेट हो जाए क्या, इंटरफेस बिटवीन CIT अपील एंड SSC, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो टाइम का। इंट्रोड्यूसिंग एन अपीलेट सिस्टम विद डायनेमिक ज्यूरिडिक्शन इन विच अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय 1 और मोर कमिश्नर। और जब डायनेमिक ज्यूरिडिक्शन होगा, मान लो मैं हूँ दिल्ली में और मेरा जो अपील है वो चेन्नई का कोई CIT अपील अगर डील कर रहा है तो वो मुझे जानता नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ब्राइब वाली सिस्टम थी ना, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो खास करके बहुत ज़्यादा थी, उसको कम करने के लिए एक्चुअली ये चीज़ें हुई। Accordingly, in the exercise of power under section 256(b) of the Act, the central government has notified faceless appeal scheme 2020, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली नोटिफाई भी कर दिया है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ में अपने पास पावर लिया और पावर लेने के बाद उसने नोटिफाई भी अभी कर दिया है। अब बात करते हैं कि CIT अपील के पास पावर क्या क्या होता है। वेल डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील, द CIT अपील इज वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर। इन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ही मे कन्फर्म, या तो मान लो 20 लाख रुपए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि AO ने निकाला है 20 लाख रुपए की इनकम, तो वो या तो कंफर्म कर सकता है कि हाँ 20 लाख ही है, रिड्यूस कर सकता है, बोल सकता है 20 नहीं 10 लाख है, या इन्हेंस कर सकता है 20 को 30 लाख भी बना सकता है, और अनल या फिर क्या बोलते हैं उसको, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कि ये असेसमेंट वॉइड है। इन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी ही मे कन्फर्म और कैंसिल सच ऑर्डर। मान लो कि ये तो मैंने कहा ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो गया, बट जो पेनल्टी का ऑर्डर होगा उसको कंफर्म कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है ऑर्डर को इन सच ए वे एज टू इन्हेंस और रिड्यूस द पेनल्टी। मतलब सिंपल शब्दों में समझो तो वो या तो वो इन्हेंस कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। इन एनी अदर केस कमिश्नर CIT अपील, ये कमिश्नर अपील को मैं CIT अपील बोल रही हूँ, मेरे पास सच ऑर्डर इन द अपील एज ही डिम फिट, या फिर कोई अदर ऑर्डर जो भी उसे ठीक लगे वो कर सकता है। CIT appeal, however, is not empowered to enhance an assessment or a penalty or to reduce a refund due to the assessing officer without giving the SSC a reasonable opportunity showing cause against such an enhancement or reduction in disposing of an appeal. The Commissioner appeal may consider and decide the matter arising out of proceeding in which the order appealed against was passed, even if such matter was not raised before the Commissioner appeal by the appellant. देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने कहा कि आपको वो कंफर्म कर सकता है, इन्हेंस कर सकता है, तो यहाँ पे इन्हेंस को डील किया गया है कि एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। जब भी इन्हेंस किया जाता है ना तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड SSC को ज़रूर दिया जाता है। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जब रिड्यूस किया जाता है ना तो एक असेसिंग ऑफिसर को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, जहाँ पे वो उससे बोला जाता है कि आप जो भी जिस
बेसिस पे हमने ये डिटरमाइन किया है कि हम रिड्यूस कर रहे हैं, आप उस एविडेंस को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, आप उस क्या बोलते हैं उसे, विटनेस को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ऐसा भी ऑप्शन एओ और एसएससी दोनों को ही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास एज वेल एज योर सेक्शन। ऑल द सेक्शन मैंने यहाँ पे डील कर लिया है जो भी आपके CIT अपील से डील करते हैं। So I hope you understood this point. I'll see you in my next video. Till then, since this is good, so good night.